अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, कराची में जो अफसोसनाक सानेहा हुआ पुलिस के दफ्तर में, उसके हवाले से हमने कल भी आपको अपडेट किया था। आज भी एक ज़ख्मी एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं और अभी जो और दीगर ज़ख्मी हैं उनका ज़ाहिर है जो सिलसिला है वो जारी है इलाज का। एट द सेम टाइम कुछ नई CCTV फुटेजेस भी बताया जा रहा है कि उस वाक़े के हवाले से सामने आई हैं, जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ज़ाहिर है मददगार साबित होंगी। तो एक अफसोसनाक सानेहा था। हमने कल के प्रोग्राम में भी इस पर बात करने की कोशिश की कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है कि मुल्क भर में जो इस तरह के वाकयात हैं, दहशतगर्दी के हमलों के, वो सर उठाना शुरू हो गए हैं और फिर ये भी देखने में लग रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि पुलिस का जो इदारा है बिलखुसूस उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन आज के दिन में सियासी सरगर्मियां भी हमने देखा कि खासी रही। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, रावलपिंडी में उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और जो ऑर्गेनाइज करने के लिए पार्टी को एक सिलसिला है जिसका उन्होंने आगाज किया हुआ है, उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। आज रावलपिंडी में वो मौजूद थी। बहुत सी सीनियर लीडरशिप हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उनके हमरा स्टेज पर मौजूद थी और जो बहुत एक खास अटेंशन जिस चीज को हासिल हुई वो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की प्रेजेंस को भी तवज्जो का वो मरकज बनी और फिर जिस तरीके से उनको रिसीव किया मरियम साहिबा ने और अपनी नशिस्त पर, मरकजी नशिस्त पर स्टेज में पे बैठने के लिए इसरार किया, उस पर भी लेकर हमने देखा कि बहुत बात हुई, क्योंकि ये बहुत सी कयास राइयां थी कि शायद अब्बासी साहब जो है वो पार्टी से नाराज हैं और उनकी फ्यूचर कोर्स को लेकर भी हमने देखा बड़ी स्पेकुलेशन शुरू हो चुकी थी। लेकिन शायद आज वो कयास राइयां सारी सभी जो है वो दम तोड़ गई। बहुत धुआंधार तकरीर मरियम साहिबा की, बहुत आड़े हाथों लिया। इमरान खान साहब को जेल भरो तहरीक पर भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया और ये भी कहा कि हम तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। हम पर जो तनकीद थी कि हम इलेक्शन से घबरा रहे हैं, हम तो ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद की सुनाइए। तो कुछ इस पर भी बात करेंगे क्योंकि इस वक्त एक राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ बैक सीट लिए हुए दिखाई देती है व्हेन इट कम्स टू कैंपेनिंग। कैंपेन करती हुई नहीं दिखाई दे रही, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था उनकी तरफ से हम ये देख रहे हैं कि पब्लिक गैदरिंग्स का जो सिलसिला है वो जारी है। और एट द सेम टाइम सूबाई इंतखाबात की जो इलेक्शन की तारीख है उसको लेकर भी बहुत मामला जो है वो इस वक्त सर उठा रहे हैं। सामने कल सदर मुमलिकत ने जो खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उसके जवाब में ये कहा गया है कि कुछ अराकीन नुमाइंदे जो हैं इलेक्शन कमीशन के वो कल यानी पीर के रोज जो है सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। शेख रशीद साहब ने इस हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की आज और कहा कि सदर मुमलिकत या तो कल इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें या फिर अपने इस्तीफे का ऐलान करें। तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर राना मकबूल अहमद ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है सना मिर्जा ने इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सना आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं सना आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। ये जो एक नुक्ता मैंने अभी इब्तदाई में भी कहा, एक बात ये कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत फुल ऑन एक कैंपेन स्विंग और मोड में दिखाई दे रही थी, जलसे हो रहे हैं खान साहब के, लेकिन आफ्टर दैट अटैक, एक तो बैक सीट पहले अटैक की वजह से ली, लेकिन उसके बाद भी अभी सेकंड टियर लीडरशिप भी होती है पार्टीज के अंदर, कोई उस तरह की पीपल टू पीपल कैंपेन, लोगों के साथ इंटरेक्शन की कैंपेन नहीं दिखाई दे रही है पीटीआई के एंड से, जो कि PMLN के एंड से अब दिखाई दे रही है कि लोग मोबिलाइज कर रहे हैं अपने वर्कर को। तो ये चले गए कैंपेन मोड में, वो बैक सीट पर चले गए, कोई वजह समझ में आती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो खान साहब की एक्सपेक्टेशन थी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। जिस तरीके से इन्होंने दोनों असेंबलीज को डिसॉल्व करने की बात की थी और इसके बाद इनको लगता था कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत का इस हवाले से प्लान बी मौजूद था जो कि अब फुल स्विंग के साथ अब उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी हो रहा है। एक तो ये कि मरियम नवाज साहिबा को वापस भेजना और फिर ये कि जो सीनियर सियासी लीडरान है उनको इकट्ठा रखना, ये मरियम साहिबा की कोशिश है और आज हमने उसकी एक तस्वीरी शक्ल भी देखी। लेकिन ये कि नून लीग के अंदर मरियम साहिबा की वापसी की और कोई दो इसमें राय नहीं है कि उनको इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए ही भेजा गया है। लेकिन जहां मुस्लिम लीग नून को अब ये पता है कि उनके पास ये 8-10 माह का वक्त है और हो सकता है कि ये प्रोलॉन्ग हो, इससे कम नहीं होगा, लेकिन इसमें हमने इलेक्शन कैंपेनिंग करनी है, कुछ माह जरूर IMF के जो मुश्किल फैसले हैं उसको डिफेंड करना पड़ेगा नून लीग को, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर उनकी प्लेट में ऐसा होगा जो वो अवाम के सामने लाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बज़ाहिर हमें लग रहा था कि इलेक्शन मोड में है, वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस की सियासत कर रहे थे, प्रेशराइज करने की सियासत कर रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब से उनको ये रियलाइज हुआ है कि 90 रोज में इलेक्शन तो दूर की बात है, अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाए तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात होगी, तो उसके बाद उनका जो वो इलेक्शन मोड था वो बड़ी हद तक डिफ्यूज हो गया है। अब उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो ये कि वो किसी तरीके से चाहे सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करें, चाहे आप इलेक्शन कमीशन को करें, चाहे सदर मुमलिकत को करें, लेकिन हमने एक इलेक्शन की डेट लेनी है, क्योंकि अगर वो डेट नहीं मिलती अगले आने वाले चंद माह में, चंद हफ्तों में, तो इसका मतलब यह है कि अगले साल तक आप इलेक्शन का इंतजार करेंगे और खान साहब मेरा ख्याल है वो वेट नहीं करना चाहते। इसीलिए
और दूसरी बात यह है कि जहां तक इलेक्शन कैंपेन की मोड की बात है, तो अगर खान साहब को इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो से हम माइनस कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सेकंड टियर की लीडरशिप है वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि उसको लीड कर सके। ऑब्वियसली सबके अपने अपने स्टेक्स है, ज्यादातर लोग उसमें ऑलमोस्ट, मेरा तो ख्याल ये है कि 70 to 80% लोग वो हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से आपने इकट्ठे किए थे। जो डेडिकेटेड वर्कर्स थे वो सेकंड के बजाय थर्ड टियर में जा चुके हैं। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि खान साहब को जब ये लगे ना कि वो फिजिकली नहीं जा सकते, पहुंच सकते, तो वहां तो बड़ा कॉन्सेप्ट है वर्चुअल खिताब का भी। हमने देखा कि सारा सिलसिला ही कुछ रुका हुआ है इस वक्त ना, वो वर्चुअल खिताब भी नहीं हो रहा, गैदरिंग्स की कॉल नहीं आ रही, प्रोटेस्ट की कॉल नहीं आ रही, तो वो कुछ मुझे तो देखिए ऐसा लगता है, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव खुद भी मौजूद है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब का अभी जो प्राइमरी सबसे बड़ा जो खौफ है वो ये है कि उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, क्योंकि प्रोबेबली अब कल सुनने में ये आ रहा है कि वो कल शायद पेश भी हो रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट में, जहां उन्होंने अपनी हिफाजती जमानत लेनी है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत गौर गौस के बाद उनको ये पता था कि इन एनी केस उनको अरेस्ट किया जाएगा। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी कि वो नहीं चाहती थी कि इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हो, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो इसमें सिंपैथी वोट खान साहब को जाएगा और नून लीग के ऊपर और प्रेशर आएगा। तो मेरा ख्याल यह है कि खान साहब को ये पता है कि नैनी केस उन्होंने जेल जाना है, कहां जाना है, किस जगह लेके जाना है, ये तक उनको मालूम है ये तक मालूम है। तो इसलिए उनको पता है, उसके लिए उन्होंने बेहतर ऑप्शन ये चुना है कि फिर जेल भरो तहरीक शुरू करें। और बड़ी मुश्किल के साथ मेरा ख्याल है पीटीआई ने कल ये स्टेटमेंट अब जारी करवाया है कि जी खान साहब से ही लीड किया जाएगा, लेकिन अगर वो इस पे लीड कर लेते हैं, इंप्लीमेंट हो जाता है और खान साहब अगर जेल चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर नून लीग के लिए अच्छा सिनेरियो नहीं होगा। राना मकबूल साहब, ये सना की गुफ्तगू आपने सुनी, ये राय बहुत जगहों से हमें सुनने को मिल रही है कि खान साहब का जेल चले जाने के बाद का जो मामला होगा वो आप लोगों के लिए फेवरेबल नहीं होगा। खान साहब जेल जा रहे हैं क्योंकि राना सना साहब ने आज जो है वो जेल भरो तहरीक के हवाले से भी एक जुमला कहा है। उन्होंने कहा है कि आप आगाज तो करें, आपके साथ जो होगा वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। देखो जी, मुझे अंदाजा नहीं था कि सना मिर्जा जो हैं वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देंगी, वो इतनी काबिल खातून है। अब मेरे लिए तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जिस तरह उन्होंने इतनी मतलब काबिलियत के साथ सब तज्जिया किया है, ये तो ऐसे ही है जैसे दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाए। ये सारी की सारी बातें दुरुस्त हैं। मैं कोशिश भी करूं, मेरी तो अदना सी राय मैंने तो वो दी है। हाँ, आज मैं कोशिश भी करूं कि सना मिर्जा से मैं किसी चीज पे इत्तेफाक ना करूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इससे आगे जो है, जो अब मरहला है वो जेल भरो का है। ये शायद मेरा ख्याल ये स्टडी नहीं किया गया जेल भरो की साइंस को शुरू से, क्योंकि ना तो मौलाना हसन बहानी की किसी ने जिंदगी पढ़ी और ना किसी ने उसके ऊपर गौर किया। वो जेल भरो का वक्त कौन सा होता है और कैसे होता है और किस तरह की तहरीकें होती हैं, तो चलो ये भी करके देख लें। आपने बहुत बड़े जुलूस भी निकाले, आपने कहा जी हम तो सिपा सलार की अपॉइंटमेंट नहीं होने देंगे, आपने कहा कि हम इस्लामाबाद को टॉप सीटर भी कर देंगे, आपने कहा कि हम सब कुछ ही बंद कर देंगे, तो वो नहीं हुआ। अब जेल भरो से क्या चीज की कोई साइंटिफिक एनालिसिस किया है कि इसके मैकेनिज्म का पता है कि जेल कैसे भरी जाती है? क्या वो जेल के दरवाजे खोल देते हैं और लोग अंदर जेल के चले जाते हैं? उसका एक बाकायदा प्रोसीजर है, बाकायदा एक प्रोसेस है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हम अपने इन लोगों को जो कि बेचारे मेहनत कर रहे हैं और थोड़ी रोजी रोटी भी कमाते हैं, चंद एक जो है वो खाते पीते होंगे, कि आप उनको इस चीज के हवाले कर दें कि बगैर ही किसी मोडेलिटी के आप उनको कहा कि जेल भरें। आप जो जेल भरने के लिए केसेस की रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, उसके प्रूफ की जरूरत होती है, उन मुलजमों का रिमांड लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, तो किस तरह ये कैसे जेल भरो, ये जैसे पहले सारे स्टेप्स नाकाम हुए हैं, ये भी नाकाम होगा। वो कह रहे हैं हमने कारकुनान से कहा है कि अपने नाम रजिस्टर करें, कारकुनान तो आके अपने नाम लिखवा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बुद्ध से नहीं, वो बड़ी अच्छी बात है, करें, वो तो नाम तो होते ही, हर पार्टी के नाम होते हैं, ये आफ्टर गिमिक्स भी तो होते हैं ना हर एक्सरसाइज में। तो क्या रजिस्टर नाम करने से वो जेल में चले जाएंगे सारे? करके ये भी कोशिश करके देख लें। मैं तो अपनी जो एक पस मंजर है जिसको मैं स्टडी करता रहा हूँ और कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये बिड बिल्कुल फेल हो जाएगी। दिस विल बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। ठीक है, चंद 2-4 दिन इसका एक पब्लिसिटी होती रहेगी, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। फायदा उसी सूरत में होगा जो हम पहले दिन से कह रहे हैं, आप भी कहा करते थे कि आप बैठे नेगोशिएशन टेबल पे, बैठ के आप फैसले करें, आप चाहे स्टेक
अच्छा सर, बिफोर आई गो टू आफ्ताब साहब, ये तो आपने उनके एंड से एनालिसिस कर दिया ना कि उनको फायदा होगा नुकसान होगा, थोड़ा मुझे अपने एंड से भी बताइए कि अगर ये कर देते हैं, वो कर गुजरते हैं, कामयाब जेल भरो तहरीक का आगाज कर गुजरती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो बीइंग इन गवर्नमेंट राइट नाउ कोई दबाव, कोई प्रेशर आप लोग महसूस करें कि आप लोगों के लिए मामला जो है वो खराब हो सकते हैं सियासी तौर पर? नहीं, मैं समझता हूँ वो वक्त गुजर गया। जब एजुटेशन का प्रेशर है वो वक्त गुजर गया। अब एजुटेशन का प्रेशर हो नहीं सकता, पहले तो कर नहीं सकते और हो भी नहीं सकता। बहरहाल एक डे ड्रीमिंग में तो किसी को नहीं रोका जा सकता, वो कर ले, कोई इसका प्रेशर नहीं होगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर 2-4 बोलने वाले जो हैं थोड़े दिन के लिए वहां चले जाएंगे तो शोर जरा और कम हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि उसका रिएक्शन हो, ये वो फ्रीडम की स्ट्रगल और स्ट्रगल होती है। इसलिए मेहरबानी करके जो कानूनी रास्ता है वो ही अख्तियार करें, ये रास्ते कानूनी नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। पहले इतने बड़े इकदाम करने का कोई फायदा हुआ, जो भी उलट पुलट करने का कोई फायदा हुआ, सारी स्ट्रगल जाया गई, वक्त जाया गया, सारा। चले, आप कह रहे हैं फायदा नहीं होगा, मैं थोड़ा सा वैसे भी आफ्ताब साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। मैं थोड़ा सा वैसे भी आफ्ताब साहब से यही गुजारिश करना चाह रही थी कि कोई भी तहरीक मूवमेंट जब चलाई जाती है तो कोई एक टारगेट इन साइट होता है कि ये अचीव करना है, इसको हासिल करने के लिए हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जेल भरो तहरीक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोग का अल्टीमेट टारगेट क्या है? आप क्या समझते हैं, आप लोग क्या अचीव करेंगे? आपके नाक़िदीन तो ये कह रहे हैं कि खान साहब अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड करने के लिए अब इस तरह की तहरीक जो है उनका आगाज करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और दोनों मेरे शरीके गुफ्तगू दोस्तों को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि ये सिर्फ इसलिए करती हैं पार्टियां, सियासी पार्टियां, कि जब वो ये समझती हैं कि कहीं पर ज्यादती हो रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये समझते हैं कि हमें जेल जाने से हमें खौफ आ रहा है, तो हम वो बताना चाहते हैं। आज कराची के अंदर मुझे नहीं पता कि पीटीवी का नुमाइंदा वहां मौजूद था या नहीं था, लेकिन दूसरे चैनल्स के मौजूद थे। अगर किसी में कहीं पर आपकी दोस्ती यारी है या कोई ताल्लुक है तो उनसे कहें कि जरा प्लीज वो क्लिप्स तो भिजवा दें, जो आज इंसाफ हाउस के बाहर लोगों ने अपना आके वॉलंटरी तौर पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, खवातीन ने कराई, लोगों ने कराई। तो वो सिर्फ इसलिए है कि आपका अगर मकसद ये है कि आप किसी को जेल में डालकर, किसी को वो डालकर आप अपना मकसद अचीव कर लेंगे कि आप इस 5 साल को 6 साल में और 6 के बाद फिर 5 साल की हुकूमत बनाने चले जाएंगे, तो ये आपका खाम ख्याल है। देखिए, इश्यूज क्या है, हमें इश्यूज की वजह से सियासत करते हैं हम। ये हमने इसलिए बताया कि हम तो बोलते थे, हमने मुंशी बोला, आपने हमें जेल में डाल दिया। अब हमने कोई बात की, आपने जेल में डाल दिया, तो जेल में डाल दिया। अब हम जाएंगे जेलों के बाहर बैठ के नारे लगाएंगे मुंशी मुंशी। तो भाई, अगर मुंशी ऐसा लफ्ज है कि जिसके ऊपर जेल होती है, तो आप मुझे गिरफ्तार कर लें। अगर किसी को कुछ बोलने से किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन ये मेरा आजादी का हक है। इस आजादी के हक को आप सलब कर रहे थे। आप जो बोलता था उसको आप जेल ले जाते थे, जो बोलता था आप उसको जेल ले जाते थे। तो हम तो ये पूरी कौम बोल रही है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये पूरी कौम बोल रही है, आप इन सबको जेलों में डाल दें। जो घरों के अंदर गालियां बकते हैं, जो रोडों के ऊपर निकलते हैं, जो नारे लगाते हैं, जो परेशान होते हैं, जो दुपट्टे उठा उठा के बदवाएं देते हैं, उन सबको आप जेल में डाल दें। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि लोग आए, रजिस्ट्रेशन करवाई। मैं तो उसको चैलेंज नहीं कर रही, लोग आए, लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई होगी। राणा साहब ने भी अभी ये कहा कि लोग तो सभी सियासी जमातों के, कारकुनान तो सभी सियासी जमातों के होते हैं, जो लीडरान है उनकी कॉल के ऊपर जाहिर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। लेकिन आपने जो अपनी गुफ्तगू में कहा, तो फिर आपने वो बात को सेकंड कर दिया ना सर। आपने कहा कि अगर ये समझते हैं कि किसी की गिरफ्तारी करके इलेक्शन करवा लेंगे तो बुनियादी तौर पर खान साहब की गिरफ्तारी अवॉइड करना। ये मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, आप ट्विस्ट ना करें। मैंने ये कहा है, आप समझा दीजिए। इसलिए पेश कर रहे हैं, हम बाहर रहकर आपसे कहते हैं कि खुदारा इलेक्शन कराएं, इलेक्शन वाहिद हल है। फेयर इलेक्शन कराएं, चाहे नून लीग जीत जाए, पीपल्स पार्टी जीत जाए, मौलाना फजलुर रहमान जीत जाए, वली खान जीत जाए, जो मर्जी जीते, लेकिन फेयर इलेक्शन जिसको अवाम एक्सेप्ट कर ले, उस इलेक्शन के ऊपर जाकर आप जिसको मर्जी हुकूमत दे दे, वो 5 साल अपनी हुकूमत करे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पहले से एडवांस में थैले के थैले आप दे दें, जो कराची की बल्दियात के अंदर हुआ। अगर मुझे जहां तक थोड़ा सा ख्याल है कि मेरी एक मोहतरम जो आपके इस वक्त हमारे साथ शिरकत गुफ्तगू है, वो कराची से ही है, सना मिर्जा साहिबा, तो उनको मालूम होगा कि बल्दियात के अंदर क्या हुआ है। अगर ऐसे इलेक्शन करवाएंगे तो ना कौम उसको एक्सेप्ट करेगी, ना कुछ सियासी पार्टी करेगी। लेकिन आफ्ताब साहब, ये फिर कैसे इलेक्शन करवाएं? नहीं सर, थोड़ी वजाहत करते हैं, इलेक्शन कैसे करवाएं? फेयर इलेक्शन के जरिए वोट डालने की इजाजत दें। कराची में जो है वो काबिल कबूल होगा, और फिर जिसको भी कौम जो है वो इजाजत
सर इजाजत दें, अगर मुझे आपने कहा कि कराची में बल्दियात वाला जो आपने बात रेस की है, सर बल्दियात में इलेक्शन जिस सेटअप के तहत हुआ है, इलेक्शन कमीशन वही है, लोग वही है, तरीकाकार वही है, उसी सारे सेटअप के तहत अगर ये 90 दिन में सूबाई इलेक्शन हो भी जाते हैं तो उसी सेटअप के तहत होंगे, तो आप कराची के इंतखाब को भी नहीं मान रहे, उसके नतीजों को आपने तो ये भी नहीं मानना। अच्छा देखिए सुने, उसमें भी मैं आपको वजह बता दूं कि इस दफा जो हुआ था, लेकिन आने वाला वक्त जो है, आने वाला इलेक्शन, इस इलेक्शन को अभी लोगों ने कबूल नहीं किया। बहुत सारे वो लोग परेशान हो, कहते हैं वोट किसको डालते हैं, निकलता किसका है, और फिर पुलिस, फिर थैले, जो सारे सोशल मीडिया ने दिखाए कि पूरी गाड़ियां भरी भी जा रही हैं और लोगों को थैले दिए जा रहे हैं, लोगों को पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, और रेंजर्स और जो फौज थी उसने अपनी कोई कार्रवाई में इस बार हिस्सा नहीं लिया इस इलेक्शन के अंदर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो ये शायद मुल्क जो है ब्लड शेड की तरफ जाए। ये खुदा ना खास्ता ये इतनी एक्सट्रीम बातें, चले मैं फर्ज है, हस्ताने इदारों का फर्ज ये है, अदालत से लेकर, इलेक्शन कमीशन से लेकर, एस्टेब्लिशमेंट से लेकर, पुलिस से लेकर, इस मुल्क को अगर बचाना है, इस मुल्क को जो है सही मानों में आगे जमहूरी मुल्क बना के तरक्की करनी है, तो आपको फेयर इलेक्शन कराना पड़ेगा। चले मैं आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, इजाजत है मैं सना को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। एक तरफ और एक पीटीआई एक तरफ, तो 15 जमातें अपना अलायंस करके इलेक्शन लड़ेंगी, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप देखिए अलायंस करने का इख्तियार तो सर ये तो हर किसी के पास इस्तेहकाक है ना। मुझे इजाजत दे मैं सना को गुफ्तगू में शामिल ना, फेयर इलेक्शन क्या होता है, ये भी थोड़ी सी अगर हम इसकी वजाहत या इसकी तारीफ कर लें आज अपने प्रोग्राम में, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंतक है, कम से कम मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा कि जो मैंने सवाल अभी किया आफ्ताब साहब से कि यही सेटअप है 90 दिन में, अभी भी आप विजिट हैं कि सूबाई असेंबलियों की इलेक्शन की डेट थे, इन्हीं लोगों ने कराना है इलेक्शन, आप पहले ही कह रहे हैं कि ये तो फेयर इलेक्शन करवाते ही नहीं है। बल्दियाती का भी उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, कराची का, तो फिर क्या जो नतीजा आएगा मानना तो नहीं, वो तो उन्होंने भी यही कहना है। मैं आफ्ताब भाई से एक दो चीजें हैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि मैं इनके 2 पॉइंट से एग्रीड हूं, उसके बाद मैं आपके जवाब पे आती हूं। एक तो ये कि इन्होंने जिस तरह कहा कि जी बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस सिंध में हमने बल्दियाती इंतखाबात में मुनसिफाना तरीके से इलेक्शन होते हुए नहीं देखा। लेकिन मेरा उनसे सवाल ये कि देखें 2018 में यही अपोजिशन की पार्टीज थी, वो ये इल्जामात आपके ऊपर लगाती रही। दूसरी बात जो इन्होंने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में रजिस्टर जरूर हो रहे हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अंदरूनी खाना प्लानिंग यह है कि जो सीनियर लीडरशिप है सिर्फ उसको जेलों में डाला जाएगा, जो कारकुनान है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो बड़े पैमाने पर ऐसे किस्म के इक़दाम ना करें कि उनको जेल में मजबूरन डालना पड़े। क्योंकि पाकिस्तान में 90 या 95 से ज्यादा जेलें मौजूद नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है, और जो मैंने स्टैट्स देखे हैं, मेरा ख्याल यह है कि कारकुन जो है वो सड़कों की खाक छानेंगे या फिर उनको जंगलों में और दूर दराज इलाकों में छोड़ दिया करेंगे, इस तरीके से जैसे कि 80s में हुआ था। और उस वक्त की जो तहरीक चली थी अपोजिशन की तरफ से, उन लोगों के साथ किया गया था कि उन्हें हफ्तों लगे थे वापस शहरों में आने में। तो इस चीज को जरूर आप मलहूज़े खातिर रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप टारगेट है, कारकुन टारगेट नहीं है। फिर जहां तक इलेक्शन की बात है तो मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर मुस्लिम लीग नून हो, ये हमेशा से इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाते रहे, क्योंकि आप जब भी इलेक्शन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इल्जामात हमेशा हारने वाली जमात के ये लगे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया है। पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हाथ खींच लिया गया है। सिक्योरिटी इदारे इस वक्त आपके इलेक्शन में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। अदलिया की तरफ से जब इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट कर रहा है तो अदलिया की तरफ से भी हाथ खींच लिया गया है। तो आप मुझे ये बता दें कि आखिरी बचता है वजारत खजाना, वो आपसे कह चुका है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ऑब्वियसली इलेक्शन मोड में आप जा ही नहीं सकते जब तक कि आप इस पोजीशन में ही ना हो। और फिर ये कि अगर इलेक्शन मुनसिफाना नहीं होते तो खान साहब ने वैसे भी नहीं मानने, अगर वो जीतते हैं तो ऑब्वियसली वो उस वक्त उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि क्या नून लीग अपनी गवर्नमेंट के होते हुए कभी ये चाहेगी कि इंतखाबात के जो नताइज हैं वो उनके हक में ना आए? ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी होती है वो कभी ये नहीं चाहेगी। तो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग्राउंड रियलिटी पे देखना चाहिए कि आया उनके पास इस वक्त का जो सिस्टम है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब को आज जवाब दिया है, मेरा ख्याल है उनके मुंह पर एक तमाचा है कि उन्होंने ये कहा है कि जी मैं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके ऑर्डर्स नहीं ले सकता। तो मेरा ख्याल यह है कि इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इकोनॉमिक पोजीशन को समझना चाहिए। हमारे पास अभी 47 अरब रुपए जो कि इलेक्शन कमीशन डिमांड कर रहा है, 47 क्या अगर हम उनको मेरा ख्याल है 17 अरब रुपए भी दे दें तो बड़ी बात है। बड़ी बात तो कम से कम इस पोजीशन में आप नहीं है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि आप इलेक्शन मुनसिफाना, और अगर नहीं भी होते तो क्या हुआ, ये कम से कम कोई आखिरी इलेक्शन नहीं है आपके पास। इन जिमनी इलेक्शंस के बाद आगे जनरल इलेक्शन आ रहा है, आप उसकी तैयारी करें, आप उस मोड में जाएं, उसकी कैंपेनिंग करें। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके इंसाफ को इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए। जल्दबाजी करनी, लेकिन जल्दबाजी तो ऑलरेडी हो नहीं चुकी। सूबाई असेंबलियां छोड़ दी,
पहले गलत फैसले ना, कौमी असेंबली बैक टू बैक। देखिए कौमी असेंबली का फैसला अभी रिग्रेट करना शुरू ही किया था। बिल्कुल, 2 असेंबलियों में हुकूमत थी वो आपने छोड़ दी। वो ऑब्वियसली मेरा ख्याल ये कि इनको पहले कौमी असेंबली में वापस आना चाहिए था। अगर इनको ये देर से रियलाइज हुआ कि इलेक्शन के हवाले से सारी प्लानिंग्स जो हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस किस्म के दीगर जो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको हमें छोड़ना नहीं है। इन्होंने पहले सूबाई असेंबलीज डिसॉल्व की, उसकी सजा इनको ये भुगतनी पड़ी। जी आफ्ताब साहब। जी सर। देखिए सना, आपने बिल्कुल सही बात की ना। बात ये है कि ये कहते थे तो अभी आपने कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास इलेक्शन कराने के लिए कोई फंड नहीं या कुछ नहीं। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये कहते थे परवेज अशरफ साहब, राजा परवेज अशरफ साहब जो स्पीकर हैं, वो कहते थे कि मैं तो ये मानता ही नहीं कि इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, ये गैरानी है, ये मेरे पास जब तक नहीं आएंगे, मुझसे बैठकर मेरे सामने बातचीत करने के बाद तस्दीक नहीं करेंगे, मेरे सामने लिखी हुई अपने हाथ से लिख कर दस्तखत किए हुए इस्तीफे नहीं देंगे, मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात थी, आपने इस पर वो क्या स्टैंड लिया। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि जी हमारा इरादा है कि हम इलेक्शन नहीं, मेरा सवाल यही तो था ना कि आपने भी देखें उन्होंने गलत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर वो क्वेश्चन है। और मैं आपकी बात से ही एग्री कर रही हूँ। नहीं, लेकिन आपकी बात से आप एग्री कर रही हैं उनकी बात से, लेकिन एक मामला यहाँ पर ये भी है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और को किसी बयान पे बैक ट्रैक करने के लिए कैसे कॉल आउट कर सकती है। इन्हीं इस्तीफों के ऊपर फवाद चौधरी साहब रिकॉर्ड पर है कि कानूनी तौर पर जरूरत ही नहीं है फर्दन जाने की। इमरान खान साहब ने जिस दिन ये फैसला, इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर में टेलीविजन पर आकर कहा मेरे लोग नहीं जाएंगे, मैं आपको कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, इस्तीफे कबूल कर। आपने हर जगह कहा कि हमने इस्तीफे दिए हैं, कोर्ट चले गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे, आपके लोग तो कोर्ट गए थे हमारे इस्तीफे नहीं दिए। हम ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने इस्तीफे नहीं दिए। जैसे कि आपके सामने इल्म है कि शकूर शाह ने इस्तीफा दिया, वो एक्सेप्ट हुआ, उसको डिसीट किया गया, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो इलेक्शन कॉल किया गया, इमरान खान उनका कैंडिडेट बना, उनके तो कवरिंग कैंडिडेट शकूर शाह बने। शकूर शाह जाता है अदालत में और अदालत में जाकर कहता है कि मैंने तो इस्तीफा दिया नहीं है और ये कैसे एक्सेप्ट हो गया मेरा नहीं। सब कुछ होने के बाद अदालत कहती है जी आप बहाल हो गए है, और उसके बदले में जो है इमरान खान वाला वो इलेक्शन जो था शकूर शाह वाली कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो नहीं। चले मैं राणा साहब को वही बात वो कर रहे हैं, राजा परवेज अशरफ कर रहे हैं कि आया ही नहीं, हमारे पास तो इस्तीफा ही नहीं आया। तो कौन से इस्तीफे थे जो इन्होंने मंजूर करना शुरू कर दिए? सिर्फ इसलिए कि हमने कहा कि हम पार्लियामेंट में जाते और आने वाले दिनों की जो भी कानून साजी है या जो भी है उसके अंदर अपना हिस्सा डालें। चले मुझे इजाजत है राणा साहब, ये जो बात, क्योंकि यहाँ पे अब ये डिस्कशन पड़ी है इस्तीफों वाली कौमी असेंबली का, तो मैं आपसे जरूर, सिंस यू आर सीनियर पॉलिटिशियन, के सर जितनी पोलराइजेशन इस वक्त है मुल्क में, सियासी पोलराइजेशन, आपको नहीं लगता कि अगर किसी पॉइंट पर पीटीआई वापस इस्तीफे वापस करने की बात कर रही थी, कौमी असेंबली में आने की बात कर रही थी, तो आप ही लोगों को थोड़ा सा रास्ता छोड़ देना चाहिए था? हो सकता है किसी फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे आके बैठते तो आप लोग दीगर जो रियल इश्यूज हैं इस मुल्क के, उन पर भी बैठने के लिए कोई रास्ता बना सकते, हमवार कर सकते। नहीं, आप जो तवक्को ये रख रही है ना कि आके आराम से नेगोशिएशन टेबल पे बैठ जाते हैं, ये तवक्को अबस है। हाँ। आप कई सालों से देख रहे हैं कि सारा काम हमारे दोस्त धमकियों से चलाते हैं। 25 देख लें जो हुआ था मई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और अब आप जब इन्होंने कहा कि हमने वापस जाना है, जबकि इनके कहने के मुताबिक कि जी हमने तो इस्तीफे दे दिए थे, उस इस्तीफों को प्राइम मिनिस्टर ने ऑन किया, उसको डिप्टी स्पीकर ने ऑन किया, सभी ने ऑन किया, तो फिर आप इस पे क्यों जिद कर रहे हैं कि हमें वापस जाने दिया है? चलो वापसी की बात हुई, अब वापसी के जाने के लिए एक सलीका होता है। आप जिन्होंने वापस जाने में पहले धमकियां देनी शुरू कर दी कि जी वो तो उनका तो खून जो है वो खुश्क हो गया है, ये सुन के हम आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो पार्लियामेंटेरियन वहां बैठे वो सारे कांप रहे हैं, हम उनको सीधा कर देंगे, उनको पता चल जाएगा। यानी कि जब आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? जो पॉलिटिशियन है वो सियाना आदमी होता है, वो ठंडा आदमी होता है, वो गुफ्तगू भी सलीके से करता है, वो डॉगटरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, ना वो प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। तो ये अंदाज तो अपना बदले, जब तक आप अंदाज नहीं बदलेंगे, धमकियां देते रहेंगे, तब तक मामला जो है वो सुधर नहीं सकते। जनाब आफ्ताब साहब, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इन्होंने कहा जी मुंशी कहने पे नहीं हुआ, ये इस पे कहने को हुआ कि हम इनको सबक सिखा देंगे, इनके खानदानों को, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं, ये इस बात पे है वो एक्शन हुआ था, मुंशी कहने पे नहीं हुआ। जरा आफ्ताब साहब से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, पढ़ लें उसको कि क्या बयान था। अभी इन्होंने कहा धांधली इलेक्शन, वहां
आप कहते हैं आप बहुत पॉपुलर हैं, कराची में भी आपकी 14 सीटें थी MNA की और 28 सीटें थी MPA की, आपको उन्होंने इलेक्ट ही नहीं होने दिया, तो आपने क्या रिएक्शन शो किया है? कितने लाखों का जुलूस आपने निकाला उसके लिए? क्या आपने, चलो आप वायलेंट एहतजाज ना करें, आप जेन्युइन एहतजाज तो करते हैं, अगर आप जेन्युइनली पॉपुलर, तो इसका नतीजा यही है जो पहले कहा गया है कि वो जो इलेक्शन थे वो मैन्युफैक्चर्ड थे, जिसमें आपको 14 और सीटें MNA की मिली, 28 मिली। ये रियल नहीं थी सिचुएशन। अब सिचुएशन बदल रही है। आप जो मरियम को रिस्पॉन्स मिल रहा है, अभी तो बड़े मियां साहब नहीं आए, आप देखेंगे अभी बहुत अच्छी बात की थी मिर्जा अपना मिर्जा साहबा, जो पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, सना मिर्जा साहबा ने इतनी काबिलियत के, जी देखिए अगर ये सारे का सारा पैकेज आगे चलता है और सूरत स्टेबलाइज होती जाती है तो फिर आप देखेंगे सूरत बदलती जाएगी। अच्छा सर, लेकिन ये सारे एक कमेंट जरूर आप में रहना हर वक्त, मैं सना से भी पूछना चाह रही हूं, पॉपुलर हैं हम ऊपर नीचे कर देंगे, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप अपने आप को प्रैग्मेटिकली देखें, ऑब्जेक्टिवली देखें और डिस्पैशनेटली देखें, अपनी जो लैंग्वेज और अल्फाज का जो है उसके तनासब को सही इस्तेमाल करें। अच्छा राणा साहब, एक सवाल किया कि आप जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो ढेरों केस बन चुके हैं जो यानी ऑलमोस्ट सच्चे हैं सारे के सारे, जिसपे प्रोसिक्यूशन हो रही है, उसको इस अंदाज से देखें कि आपने वहां जवाबदेह होना है। इसलिए ये सिर्फ भड़कियों से और धमकियों से काम ना चलाएं, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा चले, मैं आपकी जानिब फिर आती हूं, मैं अंदाज़े फिक्र और जो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और सही पॉलिटिशियंस की तरह, स्टेट्समैन की तरह मोहब्बत से काम करें। लड़ाई से काम नहीं चलेगा, लड़ाई से काम और खराब होगा। अच्छा सना, एक ये जो सारा जो मामला है उसके अंदर सदर मुमलिकत की इन्वॉल्वमेंट इस सारे इशू के अंदर, इलेक्शन कमीशन से कुछ कहना लिखना, मुझे नहीं पता इसका लीगल वो क्या है, बट इख्तियार है, सदर हैं पाकिस्तान के। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसको लेकर बड़ी तनकीद हुई कि उनको इस तरह के अल्फाज एक आईनी इदारे के लिए नहीं लिखने चाहिए थे। अब जो जवाब वहां से आया उसके बाद भी वो एक, अब क्योंकि जो मुखालफीन है अब वो ये तनकीद कर रहे हैं कि जो सदर मुमलिकत है वो पहले स्पीकर के मामले में, फिर डिप्टी स्पीकर के मामले में, फिर गवर्नर पंजाब को जिस तरीके से यहाँ से गाइडलाइन देते हैं मिनी बजट के ऊपर उसको कोऑपरेट भी नहीं कर रहे, और अब मुखालफीन तो यहाँ तक आ गए कि गैर आईनी मामला जो है उनको, उनके अंदर जो है वो रास्ता दिखाते हैं। तो इस सारे रोल को, इस सारे सिनारियो के अंदर आप कैसे, ऑलरेडी इतना कुछ वो है, हम जैसे मैं बार बार कह रही हूँ पोलराइजेशन है, फिर एक आईनी ओहदा अगर इस तरह से बिहेव करे तो? असल में मुझे लगता है कि अलवी साहब एक बड़ी सेन वॉइस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और मेरा ख्याल है कि वो उन अव्वलीन लोगों में से थे जब खान साहब असेंबलीज डिसॉल्व करना चाहते थे, तो मेरा ख्याल है वो और परवेज इलाही साहब सर फहरिस्त थे जिन्होंने खान साहब को मना किया था कि आप इस डिसीजन में ना जाएं, ये कौमी असेंबली से इस्तीफे देना भी और इसके अलावा असेंबलीज को डिसॉल्व करना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती थी कि कम से कम ये दोनों असेंबलीज को डिसॉल्व ना करें। उन्होंने तो बाद में भी कहा कि बिल्कुल बात नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त आईनी तौर पर सदर अलवी साहब जो हैं वो सीरियसली अंडर प्रेशर हैं खान साहब के, और उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो खान साहब के फैसलों को ओबे करें। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात है, अगर उससे पहले मैं एक स्टेप पहले गवर्नमेंट के उस पर भी आऊं, तो जिस तरीके से वो ऑर्डिनेंस लाने के ऊपर डार साहब और अलवी साहब में नॉन कॉपरेशन का एक हमने जेस्चर देखा जब ये सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाना चाहते थे, तो मेरा ख्याल ये कि अलवी साहब अब एक ऐसी शख्सियत बनते जा रहे हैं जो कि हुकूमत के लिए एक रुकावट बनेगी इंपॉर्टेंट डिसीजंस में। तो मुझे नहीं लगता कि अलवी साहब अगर इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो आया वो अपने ओहदे पर रह सकते हैं या फिर नहीं। दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिस तरीके से वो खतूत लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो अभी सेकंड रिप्लाई किया है उसमें बड़ी सख्त लैंग्वेज है और उनको ये बताया गया है इनडायरेक्टली कुछ लफ्जों के उलझाव के जरिए कि आपकी डोमेन में नहीं आता। अगर तो आपने कौमी असेंबली डिसॉल्व की होती या आपने असेंबलीज को डिसॉल्व किया होता तो आपकी तरफ से यह आना चाहिए था कि इलेक्शन कब कॉल आउट होने। अब क्योंकि ये सूबाई असेंबलीज में है तो गवर्नर्स की तरफ से आना चाहिए। फिर उन्होंने अलग अलग गवर्नर्स का कोट किया कि जी केपीके का गवर्नर क्या कह रहा है, पंजाब का गवर्नर क्या कह रहा है, और जो पूरा प्रोसीजर पिछले 15 दिन से इलेक्शन कमीशन फॉलो कर रहा है कोर्ट्स के कहने पे, वो उन्होंने पूरा उनको खत में लिख के भेज दिया। अब जो मंडे को मीटिंग होनी है ऑब्वियसली वो उनकी सुनेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ा क्लियर उनको बता दिया कि जी हम आपके ऑर्डर्स लेने के लिए नहीं आ रहे। तो आप बताएं फिर अलवी साहब की स्टैंडिंग क्या रहेगी? और आपने बड़ा पर्टिनेंट, मैं यही नुक्ता करवाना चाह रही थी, इसकी वजाहत करवाना चाह रही थी कि क्या सूबाई असेंबलियों के अंदर सदर पाकिस्तान वैसे भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं? जब मेरा नहीं ख्याल वो गवर्नर्स की उसमें आता है लेकिन अब अलवी साहब के पास कोई चॉइस नहीं है ना। खान साहब क्योंकि ये चाहते हैं कि वो डेट दिलवाएं तो उसके लिए वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मेरा ख्याल है कि अलवी साहब ये ज्यादा बेहतर हमारे पार्लियामेंटेरियन
वेज गाइड कर सकते हैं। अलवी साहब प्रोबेबली जो जनरल असेंबली है उसके हवाले से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ गवर्नर्स को ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकते डायरेक्टली। हाँ, इस मामले में अच्छा, एक तो जो उनका रोल है उसके ऊपर भी जाहिर है बात हो रही है, हेड ऑफ द स्टेट है, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहूंगी मैं, लेकिन ये कि जो एक ओवरऑल इस वक्त सिनेरियो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जैसे रिएक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को लेकर, उसको कैसे देखती हैं? शेख रशीद साहब ने यहाँ तक कहा कि या तो तारीख दें सोमवार को या इस्तीफा दे दें, और कुछ और लोगों की तरफ से भी इसी तरह की कुछ सख्त स्टेटमेंट्स आई हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वो कोई मिडिल वे चाहते जरूर हैं, क्योंकि पिछले काफी अरसे से वो रेजिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों को जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको समझते भी हैं। अब जिस तरीके से हमने फाइनेंस बिल के साथ किया है, हमें भी पता है कि जो चीज एक दिन के अंदर हो सकती थी, अब उसमें 10 से 15 दिन का डिले आ गया है। अब वो असेंबलियों से घूमती हुई, कमेटियों से घूमती हुई वो जाएगी, फिर सेनेट के दोनों ऐवानों से, कौमी असेंबली से होती भी जाएगी। वो चीज एक ऑर्डिनेंस से एक झटके में हो सकती थी। तो ऑब्वियसली वो जो 10 दिन है उसके जिम्मेदार सदर साहब होंगे, वो नून लीग की गवर्नमेंट नहीं होगी। लेकिन क्योंकि कुछ डिसीजंस में खान साहब उनको आगे रख रहे हैं, और अगर वो उनको फुलफिल नहीं कर सकेंगे, जो मुझे लगता है कि शायद उनसे ना हो, तो फिर ऑब्वियसली पीटीआई की तरफ से प्रेशर होगा। लेकिन मुझे लगता है ये आखिरी बड़ी गलती पीटीआई की साबित होगी। 2 सूबाई असेंबलियां, कौमी असेंबलियों की नशिस्तें, और उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट ओहदा अगर पीटीआई के हाथ से निकल जाए, तो फिर मेरा ख्याल है ये उनके लिए लॉस सिचुएशन होगी। आफ्ताब साहब वो कह रही है ये तो बिल्कुल लॉस सिचुएशन होगी। एक आईनी ओहदा, सरबराह मुमलिकत का ओहदा, उसको कंट्रोवर्शियल कोई और नहीं करा, आपकी अपनी जमात के लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है फिर कि किस तरीके से आप लोग चाहते हैं मामला आगे बढ़े? आई मीन शेख रशीद साहब ठीक है ताउन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन इतना इख्तियार दे दिया आपने उनको कि वो आके रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान मुस्ताफी हो जाए अगर तारीख नहीं दे सकते तो। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि किसी के बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है, समझे ना कि जी आप से अगर ये हो तो इस्तीफा दे दे, ये दे दे, ये तो पार्टी का फैसला होगा। पार्टी से बढ़कर मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब का अपना फैसला होगा कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा देखिए, मैं एक चीज करना चाहता हूँ, इन सारी सूरत इस तरह अभी जो सना ने कहा है कि जी ये गवर्नर का इख्तियार है, गवर्नर कहता है मेरा इख्तियार नहीं है, समझे ना। अदालत उसको पाबंद कर रही है उनको कि 90 दिन के अंदर आपने डिप्टी इलेक्शन करवाए, नहीं होता, अदालत फैसला करेगी, आइन की मुताबिक करेगी ना, आइन जो कहता होगा उसको अदालत फैसला करेंगी। तो फिर जब फैसला हो जाएगा कि ये इलेक्शन करवाना है नहीं करवाना, अदालत कहेगी करवाना है ये तो नहीं करवाना, तो फिर देखेंगे, फिर एक नई बहस शुरू। समझे, ये मुल्क जो है 25 करोड़ के लोगों का ये मुल्क इसी काम के लिए रह गया है, जो ना यहाँ अदालत की चलती है ना यहाँ पर किसी और की चलती है, जिनकी चलती है जिस दिन उनकी मर्जी होगी वह सारी चीजें फिर डेटे की अनाउंस होती चली जाएंगी, सारा कुछ पता चला जाएगा। अभी इनको पता है कि ये हमारे ऊपर इन्होंने शफकत का हाथ रखा हुआ है, लेकिन हमें अभी निकलना चाहिए। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए, हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए, पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए, ताकि अवाम की सही रिप्रेजेंटेशन हो जाए कि वही अवाम ने इनको मुंतखब किया था, ये फैसला। मैं यहाँ सवाल करूंगी तो आप बहुत नाराज हो जाएंगे आफ्ताब साहब, लेकिन इदारों को अपना काम करना चाहिए। मैं ऑडियो लीक्स क्यों होती हैं वो बहस में जाए बगैर मेरा ख्याल है ये काफी है जो मैंने कह दिया। जिस तरीके से मेरी अपनी एक जाती जिंदगी है, आपकी भी जाती जिंदगी होगी। अच्छा, जाती जिंदगी में आप आला अदलिया के लोगों के नाम लेके उनको अपने मामला हैंडल करने के लिए कह रहे हो। मतलब ये है कि मुझे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि मेरी भी टेप्स कल आ जाएगी, क्योंकि लोगों के पता नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस की टेप आ जाती है जो सबसे सिक्योर है, प्रेसिडेंट हाउस की आ जाती है सबसे सिक्योर है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी। तो सबको जो है इसी बहाने में अगर कोई इदारा समझता है कि इसको फारिग करूं, वो कहेगा कि आप मुझे क्यों फारिग कर रहे हैं, तो कहेंगे ये लो सुनो तुम्हारी आगे ये ऑडियो, तुम्हारी आगे ये वीडियो, वो बेचारा क्या करेगा। चलो, मैं आपकी इस राय का मुकम्मल एहतराम करती हूँ, उसकी कदर करती हूँ, मैंने आपकी ये बात मान ली। नहीं, लेकिन आफ्ताब साहब जो उसका कंटेंट है आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। पे लेकर आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए सर, देखिए कंटेंट जो है उस गुफ्तगू का उसको बिल्कुल तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। मेरी साथ यहाँ बैठ के अपने घर में बैठ के, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, मेरे पास अक्सर साथी आते हैं चाय पीने के लिए। सर, यास्मीन राशिद साहिबा अपने किसी दोस्त से बात कर रही हैं, परवेज इलाही साहब अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। कंपनियों को हम एक्सेप्ट करते हैं, बात को नहीं करते, हम डिफेंड करते हैं चीजों को। तो वो क्या वो जाके वहां बाहर बोलेंगे कि आफ्ताब साहब ने ये बात कर दी थी, आफ्ताब साहब ने तो हमारे से मुलाकात के अंदर ये बात की थी, यार ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो ये तो जो होता है जाती जिंदगी एक अलग जिंदगी है, समझे ना। उसमें मैं हो सकता है कि मैं किसी के साथ आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे ना, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे। यास्मीन राशिद साहिबा की जो ऑडियो लीक है मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ, मतलब बहुत कोई जबरदस्त वो सियासतदान है इस मुल्क की, लेकिन जो ऑडियो है क्या वो अपने किसी दोस्त से बात कर रही है, जाती जिंदगी की बात कर रही है? परवेज इलाही साहब की 3 ऑडियोज निकली है सर, वो किन शख्सियात का नाम ले रहे हैं, किन शख्सियात से बात कर रहे हैं?
और डिनाई किसी ने नहीं किया, डॉक्टर यास्मीन ने भी डिनाई नहीं किया, परवेज इलाही ने भी डिनाई नहीं किया। आप इसको अपने लिए मौजूद न बनाएं, बल्कि आपको चाहिए और मेरे दोस्तों को चाहिए कि कहें कि ये बुरी बात है कि आप मैं कंडेम करती हूँ जी, मैं आपके साथ मिलकर कंडेम करती हूँ, चले। लेकिन आगे मैं फिर कह रही हूँ कि जो कंटेंट आया उसको कैसे अनसुना कर दें। कर रही हैं कि जो घर की एक फैमिली की वीडियो जो है वो आप शेयर करें, यार खुदा को मानो, ऐसा तो नहीं होगा। चले मैं वैसे राणा साहब के पास जाने से पहले आप लोगों को इग्नोर कर दें, करना चाहिए। मैं क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मेरे साथ जो है वो बैठी हुई है जर्नलिस्ट, तो सना देखिए मैंने कह दिया वो उसके ऊपर बात ही नहीं करते, डिबेट ही नहीं करते, हम कंडेम करते हैं, नहीं आनी चाहिए ऑडियो लीक्स। लेकिन अब जो कंटेंट आ गया मैंने सुन लिया, मैं कैसे अनसुना कर दूं? देखिए बात ये है कि मैं वो तमाम कंटेंट याद दिलाऊंगी कि जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद मरियम साहब और शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो भी आ गई। उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग थे जिन्होंने ऑडियोज रिकॉर्ड भी की और फिर लीक भी करवाई, और वो सबको पता है कि वो किस चैनल के थ्रू हुई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी बैक टू बैक आई और मुस्तकबिल में भी आती रहेंगी। सवाल मेरी नजर में, अगर हम किसी बेहतर मुल्क में होते तो शायद सवाल ये नहीं होता कि ऑडियो लीक्स किसने की, सवाल ये होता चाहे वो शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम साहिबा थी, चाहे वो इमरान खान साहब थे, उनकी अहलिया थी, या अभी के तमाम लोग थे इंक्लूडिंग यास्मीन राशिद साहिबा। मेरी नजर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडेमेबल है, इसको करना चाहिए, गलत तरीकाकार है। लेकिन सवाल ये है कि उनमें जो गुफ्तगू की गई है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप इदारों के ऊपर बात करें, आप उनको प्रेशराइज करें, आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रहे हो या अभी की आपकी पीटीआई की कारकुन रही हो। बात यह है कि आप अपनी डोमेन को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सरकारी इदारों को, सरकारी एहलकारों को, सरकारी लोगों को किस तरीके से अंडर प्रेशर ला सकते हैं, जाती ताल्लुकात इस्तेमाल कर सकते हैं। विद क्लैरिटी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा बंदा है, विद क्लैरिटी आप पूछ रहे हैं कि क्या ये रात आराम से गुजर जाएगी? जुडिशल काउंसिल भी शायद प्रॉब्ली इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू करने लगी है, लेकिन क्योंकि ये चीज अभी अंडर प्रोसेस है इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन मैं सवाल ये कर रही हूं कि हमें तमाम लोगों को अक्रॉस द बोर्ड ये सोचना चाहिए कि इस किस्म के तमाम जो लिंक्स होते हैं, असर रसूख होते हैं, ये अभी की बात नहीं है, ये अरसा दराज से हो रहा है। आज ये चीजें सामने आ रही हैं इसलिए हम उनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। सवाल ये कि हमारे यहाँ माजी में भी इदारों को क्यों अंडर प्रेशर लाया गया है? यही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, ये इसी तरह करती रही हैं। आज अगर अवाम के सामने आ रहा है तो उनको सोचना चाहिए कि इन्होंने कितने बेनिफिट्स हासिल किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पर्सनली इस चीज को इस तरीके से कंडेम करना चाहिए कि ये क्यों हुआ। मेरा सवाल ये है कि ये तरीकाकार ही राइट क्यों है कि आप लोगों को और इदारों को प्रेशराइज करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि आप उसको कंडेम करें ऑडियो लीक्स को, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है उस पर भी बात करें। राणा साहब, अच्छा ऑडियो लीक्स पर तो मैं आपसे कमेंट लेती हूँ सर, ये थोड़ा जो ये सदर मुमलिकत वाला मामला है इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। वो उनका इंटरवीन करना इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि वो बकौल उनके इंतखाबात की तारीख जो है वो नहीं आ रही और बार बार ये फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है कि ये गैर आईनी है, आइन की पामाली होगी। सर मैं आपको अर्ज करूं सर, सदर मुमलिकत को इतने बड़े ओहदे को ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको पता है कि जो अपील थी, एक जज ने फैसला किया लाहौर हाई कोर्ट के, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है अभी, उसकी डेट टू हियरिंग ऑलमोस्ट हो रही है। आइडेंटिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से रेफरेंस भिजवाया दो जज साहिबान ने टू द चीफ जस्टिस टू टेक द सीओ मोटर नोटिस। जब ये सुप्रीम कोर्ट में भी इशू पेंडिंग है और हाई कोर्ट लाहौर में भी इशू पेंडिंग है, तो फिर सदर मुमलिकत को इसमें आने की क्या जरूरत है? ये बात सोचनी चाहिए ना। ये सदर मुमलिकत जो है वो मतलब अनफॉर्चुनेटली ओवरडू कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। ही शुड वेट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये एक असूली बात मैं कर रहा हूँ। सदर मुमलिकत जरा थोड़े उखड़ गए हैं, जो भी बात की है सना मिर्जा साहबा ने कि उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी से करने से इनकार कर दिया, इसलिए कि जो IMF का मामला फाइनलाइज हो रहा है उसमें और 3-4 हफ्ते लग जाएं और हमारी मुश्किलात बढ़े। ये उसी की एक कड़ी है जिसमें 3 फाइनेंस मिनिस्टर साहबान गुफ्तगू फरमा रहे थे और जो फेडरल साहब का फाइनेंस मिनिस्टर वो क्या कह रहे थे, और एक ने कहा कि कौम का इंटरेस्ट से जेपरडाइज हो गया, उसने कहा कोई परवाह नहीं। हाँ। बात यह है कि जब नेशनल इश्यूज के ऊपर आप इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सदर मुमलिकत को इस मामले में नहीं आना चाहिए और ना वो इसमें कर सकते हैं कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली, और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। ये तो है इस हद तक। अब आगे बढ़ने की जो बात है, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड आप बार बार ध्यान मार के देख लें, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज, इनके लीडर्स इकट्ठे बैठ के कोई मशवरा नहीं करेंगे, नेगोशिएशन नहीं करेंगे, पार्लेज नहीं करेंगे, अपने मामला को खुद तय नहीं करेंगे, तब ये मामला खराब होते रहेंगे। इसी गेम में कि कमोशन पैदा कर दें, हम एक तसल्ली डाल दें, एक शमोजल इस तरह की हो जाए
इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की, अपने वर्कर्स की बेइंतहा एनर्जी जाया की है। वो बेचारे थक गए हैं, रुल गए हैं फिर के, और अब एक नया के लिए हम जेल भरो और कल पता नहीं क्या होगा। तो मैं समझता हूं इन चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है अगर वाकई पॉलिटिक्स की सर्विस करना चाहते हैं। राणा साहब, ये जो अभी आप कह रहे हैं ना कि प्रोटेस्ट करते आपने कहा कारकुनान थक गए, आई थिंक वो तो इट्स फॉर देम टू डिसाइड, उनकी पार्टी है, उनका प्रेरोगेटिव है, वो किस तरीके से आगे लेके जाते हैं। लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि एहतजाज, उस पर आप तनकीद जरूर करें, अगर आपको किसी सियासी जमात से कोई इख्तिलाफ है, तनकीद आपका हक है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सियासी जमात एहतजाज का कोई तरीका इख्तियार करना चाहती है, कोई मूवमेंट चलाना चाहती है, उस पर तो सर कदगन नहीं होनी चाहिए ना। राना सनाउल्लाह साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा जी कि आप एक दफा शुरू तो करेंगे तहरीक, फिर आप देखेंगे आपके साथ जो होगा आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। तो सर ये मतलब ये क्या, ये मैसेज है, ये डराने की कोशिश है पीटीआई के कारकुनान? नहीं, क्या बात है ये, आपने ये बात की, क्या हम पीटीआई वाले, हमारे रिश्तेदार नहीं है पीटीआई में, हमारे दोस्त नहीं है पीटीआई में, हाँ। हमारे जानने वाले लोग पीटीआई में नहीं है, हाँ। उनके वर्कर्स भी हैं, उनके ऑफिस होल्डर्स भी हैं, उनके सीनियर लोग भी हैं। वो सारी बातें हमें बताते हैं कि हमें किस मुसीबत में डाल दिया गया है, और एक जो एमलेस एक्सरसाइज हो रही है, हाँ। लोगों की एनर्जी जाया हो रही है, एफर्ट जाया हो रही है, वक्त जाया हो रहा है, इससे इकोनॉमी के ऊपर असरात पड़ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। आपने अचीव क्या किया है इसे? अपनी पार्टी को भी परेशान किया और मुल्क के लिए भी एक कमोशन बर्पा की। इसका कोई सही ला हासिल है? आप करके देख लें, मजीद कर लें। मेरा तो ये कंक्लूजन है कि ये सही हासिल है, ला हासिल है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा जैसे पहले नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब से वक्त हो मेरे पास महदूद है, एक ब्रीफ सर, आप लोगों की सेकंड टियर लीडरशिप है, इमरान खान साहब, आप लोग खुद भी सर गिरफ्तारियां देंगे? आफ्ताब जहांगीर साहब, आप मौजूद हैं सर? जी बोले। जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि ये जेल भरो तहरीक का जो ये आप लोग आगाज कर रहे हैं, सेकंड टियर लीडरशिप जिसमें आप लोग सब शामिल हैं, इमरान खान साहब खुद, आप लोग भी गिरफ्तारियां दे रहे हैं सर? इंशाल्लाह अगर हम महसूस करेंगे उनकी जरूरत है, अच्छा। हमें उम्मीद है कि वो भी हमें मायूस नहीं करेंगे, हमसे आगे 4 कदम आगे। यानी कि खान साहब की गिरफ्तारी से आगाज नहीं होगा जेल भरो तहरीक का? आप मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब उनके भाई मौजूद हैं, उनके नौजवान मौजूद हैं, उनके साथी मौजूद हैं, वो सब मौजूद है, तो जरूरी है कि घर के बड़े को जो है वो उसको कहेंगे कि पहले आप कुर्बानी दो। ऐसा नहीं होता फैमिलीज के अंदर। इसी तरह ये पार्टी भी हमारी एक फैमिली है, हम ये जिसको समझेंगे इसको इस वक्त जाना चाहिए वो जाएगा, जिसको नहीं जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। मकसद हमारा ये इनको खुश करने के लिए आ रहे हैं कि आप एक प्रोग्राम करेंगी कि देखा खान साहब नहीं आए, खान साहब पीछे हट गए, खान साहब ने ऐसे कारकुनों को फंसा दिया, या फिर ये कहेंगे कि खान साहब तो बेचारे चले गए मतलब कारकुन पीछे नहीं आए। ये नहीं होता। ये आप ये पार्टियों के फैसले पार्टियों के ऊपर छोड़ दें, और पार्टी का कारकुन जो जिस सब चीज को समझेगा उसके साथ वो बिल्कुल हमारे खान का हर फैसला हमें मंजूर होगा। चले, मुझे कुछ ऑडियो में भी डिस्कशन आ रही है, वक्त भी मैंने जैसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं सना कमेंट ले लूं, ये तो अदर वे राउंड नहीं होता, ये मतलब ये बॉटम अप अप्रोच है या बॉटम डाउन अप्रोच है, आई कांट रियली से, बट मुझे समझ में नहीं आता कि जब लीडर का मतलब क्या होता है, दे हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, राइट? तो क्या ये तवक्को फिर नेचुरल नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह की तहरीक का आगाज है तो वो पीटीआई की लीडरशिप से होगा? नहीं, मेरा ख्याल है शायद आफ्ताब भाई सही उस हवाले से समझ नहीं सके, शायद उनको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियली बताया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ये बताया गया कि खान साहब ने खुद लीड करना है और सबसे पहले वो गिरफ्तारी देंगे। अब ये नहीं मुझे पता कि लास्ट मोमेंट के ऊपर डिसीजन बदल जाता है। इंटरनल मीटिंग से कुछ चीजें सोर्सेज से बाहर आई, उसमें तो ये बाहर आया कि लीडरशिप ने ये कहा है कि हमें पहले गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, प्लान करना है। हाँ, लेकिन इसमें ना अब डुअल किस्म के स्टेटमेंट सारे, मैंने आपसे वही कहा ना कि लास्ट मोमेंट तक खान साहब और पीटीआई के बारे में आप कुछ वो नहीं कर सकते क्लेम कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की राय ये है कि अगर तो खान साहब ने स्टेप ले लिया इसमें और वो स्टेप इन कर गए, ऐसी सिचुएशन में जब वो एक तरफ में हम देख रहे हैं कि जमानती जो हिफाजती जमानत है वो लेने के लिए भी जाना चाह रहे हैं, तो अगर वो हिफाजती जमानत ले लेते हैं तो फिर तहरीक इसका मतलब है वो खुद लीड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ हल्के पीटीआई के ये कह रहे हैं कि खान साहब अगर खुद लीड करते हैं तो ये बड़ा लीथल होगा इस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि खान साहब के जाने के बाद ऑब्वियसली इस पूरी तहरीक में एक जान पड़ेगी, जिस तरीके से 80s की तहरीक में हमने देखा था। तो अगर खान साहब ये कर लेते हैं तो शायद बहुत बड़ी बात होगी, बट इन एनी केस अगर ये नहीं हो पाता है तो जो नून लीग का अपना स्टांस है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि खान
खान साहब समेत जो सीनियर लीडरशिप है उनको कैप्चर किया जाए और कारकुनों को बाहर छोड़ दिया जाए। ऑब्वियसली जब आपको कोई लाइन देने वाला नहीं होगा तो कारकुन आपके वैसे ही डिस्पर्स हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मल्टीपल प्लानिंग करनी चाहिए, बट अगर तो खान साहब इसको लीड करते हैं तो मेरी नजर में ये भरपूर तहरीक होगी, अदरवाइज ये डिफ्यूज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सना मिर्जा आपका, आपके वक्त के लिए। राना मकबूल साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए, और आफ्ताब जहांगीर साहब के भी शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में आज उन्होंने वक्त दिया। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।